कोई भी आ जा सकता है, और किसी ने आप दोनों को इस अवस्था में देख लिया तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ना चाहते हो क्या आप दोनों? ये तो अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, अगर कोई और आता तो क्या होता? सबको पता चल जाता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बड़ी मुश्किल से हमारी और श्री की शादी हुई है, परिवार को थोड़ा संभलने का मौका तो दो, उसके बाद हम आप दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन अपनी इंद्रियों पर काबू रखो, कंट्रोल करो अपने आप पर। इस तरह सरेआम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या तरीका है अभिमन्यु? इस तरह कैसे गुस्सा कर सकते हो आप? दिखाई नहीं देता वो लड़की डर रही है और आप हावी हो रहे हो उसके ऊपर। अगर कोई बात है आप दोनों के बीच में तो पर्सनली रूम में जाकर बात कीजिए, इस तरह सबके बीच में तमाशा खड़ा मत कीजिए। और थोड़ा सा कंट्रोल रखिए एक दूसरे पर, बार बार इस तरह से एक दूसरे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों की शादी हम करवा देंगे, हमारे ऊपर यकीन रखिए और थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। हिमाद्री जाओ अपनी बहन के पास जाओ, वो आपको ढूंढ रही है। और आप अभिमन्यु हमारे साथ चलिए, कल हम सबको बीकानेर जाना है। हिमाद्री तुरंत वहाँ से भाग गई और अभि ने उसे देखते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने भाई के साथ वहाँ से चला गया। रात के 9 बजे सारे मेहमान तो वैसे भी शादी हो जाने के बाद ही चले गए थे और कुछ गिने चुने मेहमान थे जो धीरे धीरे जा रहे थे। अब उस होटल में सिर्फ राणावत परिवार ही रुका हुआ था। रात का डिनर हो चुका था। श्री और हिमाद्री ने रूम के अंदर ही डिनर किया था, बाकी सब ने होटल के डाइनिंग एरिया में बैठकर अच्छे से डिनर किया। अभी खाना खाते ही अपने रूम में चला गया। उसका मूड खराब था और वो तड़प रहा था हिमाद्री के लिए। वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बजे के आसपास रवीना जी श्री के रूम में आई और प्यार से बोली, हिमाद्री बेटा आप इसी रूम में सो जाना, श्री को हम लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही श्री बेचैनी से बोली, इतनी रात को मुझे कहाँ ले जा रही है आप मासी जी? श्री की बात सुनकर रवीना जी और हिमाद्री एक दूसरे के सामने देखने लगे। तभी हिमा बोली, दीदी समझा कीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं। श्री का दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि वो समझ गई कि अब उसे उसके पति के पास ले जाया जा रहा है, जो कि बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ भाग 90। रात के 10 बजे के आसपास रवीना जी श्री के रूम में आई और प्यार से बोली, हिमाद्री बेटा आप इसी रूम में सो जाना, श्री को हम लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही श्री बेचैनी से बोली, इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रही है आप मासी जी? श्री की बात सुनकर रवीना जी और हिमाद्री एक दूसरे के सामने देखने लगी। तभी हिमा बोली, दीदी समझा कीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं। श्री का दिल जोर शोर से धड़कने लगा क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसे उसके पति के पास ले जाया जा रहा है, जो कि बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होगा। रवीना जी और हिमाद्री मिलकर श्रीनिका को रूम से बाहर ले गई और लॉबी में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। रवीना जी प्यार से बोली, जाइए बेटा अब हम भी चलते हैं, कल सुबह जल्दी निकलना है बीकानेर के लिए। ये सुनते ही श्री का दिल धक धक करने लगा, शरीर कांपने लगा। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी रूम के अंदर जाने की। रवीना जी तो वहाँ से चली गई और हिमाद्री ने रूम का दरवाज़ा खोला और श्री का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। तो श्री घबराते हुए बोली, रुको ना, मुझे डर लग रहा है। हिमाद्री, किससे? तुम्हारे जीजू से। हिमाद्री हंसते हुए, दीदी आप भी ना सच में अजीब ही हो। अरे आप पहली बार थोड़ी ना उनके साथ अकेले में वक्त बिताने जा रही हो। श्री, तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सच में मेरी अरेंज मैरिज हुई है और आज मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही हूँ और न जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। हिमाद्री को हंसी आ गई और उसने श्री का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींच लिया। रूम के अंदर आते ही वहाँ का नज़ारा देखकर श्री तो हैरान रह गई। उसके गाल लाल हो गए। पूरा रूम सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। साफ दिख रहा था कि आज उनकी सुहाग रात है। जिस तरह से रूम को सजाया गया था उससे तो साफ दिख रहा था। हिमाद्री ने श्री को बेड पर बिठा दिया और बोली, ये साइड में टेबल पर हल्दी वाला दूध रखा हुआ है, 2 गिलास है, ठीक है ना? जैसे ही जीजू रूम के अंदर आएंगे आप उन्हें दूध दे देना और कह देना कि इसे पी ले कुछ भी करने से पहले। इतना कहकर हिमाद्री हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर मासूम सी श्री हैरानी से बोली, दूध ही तो पीना है, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? क्या कोई गड़बड़ है? मासूम सी श्री की बात सुनकर हिमाद्री इतना तो समझ गई कि श्रीनिका को ये दूध वाली बात पता ही नहीं है कि सुहागरात को पति को दूध क्यों दिया जाता है। चलो मज़ा ही आएगा जब श्री प्रख्यात को दूध पीने के लिए कहेगी। सच में प्रख्यात का रिएक्शन कैसा होगा ये सोचकर ही हिमाद्री को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बात को घुमा दिया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रिवाज है। मुझे तो अभिमन्यु की मम्मी ने कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप पक्का याद रखकर जीजू को दूध पिला देना।
बहुत ज़रूरी है आज के लिए। श्री ने बड़ी मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए पूरे रूम को देखने लगी। तभी हिमाद्री ने उसके क्यूट से गाल को चूमा और बोली, मैं आपसे कल मिलती हूँ दीदी। अब आप सिर्फ अपने और जीजू पर ध्यान केंद्रित कीजिए। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको अनुभव होगा क्योंकि आपकी शादी को 1.5 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ आज आप बहुत अलग महसूस कर रही हैं क्योंकि सारे रीति रिवाज के साथ, पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ आपकी शादी हुई है। तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा हो। इसलिए एक छोटी बहन होने के नाते मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हैं क्योंकि आपको प्रख्यात जीजू जैसा हस्बैंड मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर हम सब लोग बैठे हुए थे ना, तब भी जीजू सबसे यही कह रहे थे कि अगर श्री की तबीयत ठीक होगी तो ही वे बीकानेर जाएंगे, वरना कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो अब आपको भी उन्हें उतना ही प्यार देना होगा। शर्माना, घबराना एक औरत का गहना है, समझ में आता है, लेकिन एक सही समय आने पर सारी शर्म को आप भूल जाना और अपने पति को वो सब कुछ देना जो उन्हें आपसे चाहिए। ठीक है दीदी? हिमाद्री की समझदारी भरी बात सुनकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, तुम चिंता मत करो हिमा, मैं अपने किसी भी फ़र्ज से पीछे नहीं हटूंगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। उनकी खुशी के लिए, उनके सुकून के लिए मैं कुछ भी करूँगी क्योंकि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले और प्यारे इंसान सिर्फ मेरे पति प्रख्यात हैं। जाओ तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हें भी तो जाना है और मेरी चिंता मत करना क्योंकि मुझे संभालने वाला आता ही होगा। दोनों बहनें मुस्कुराने लगीं और हिमाद्री श्री को गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चली गई और रूम के दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया। उसके जाते ही श्री ने गहरी सांस ली, अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अपने सारे गहने उतार कर अच्छे से ड्रेसिंग टेबल पर सेट करके रख दिए। सर पर से पल्लू हटाया और अपने जूड़े को भी खोल दिया। उसके लंबे बाल अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसने सिर्फ गले में मंगलसूत्र, हाथों में सुहाग का चूड़ा, मांग में भरा हुआ लाल सिंदूर, माथे पर टीकी और होठों पे हल्का सा लिप बाम लगा हुआ था, जिसमें भी वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। अब प्रख्यात कैसे खुद को कंट्रोल करता है इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर? श्री के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान छाई हुई थी और वो सच्ची शिद्दत से अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद ही रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ हुई, जिसे सुनते ही श्री ने तुरंत सिर पर पल्लू लिया और बेड के बीचों बीच जाकर बैठ गई और फिर घूंघट भी ले लिया। रूम का दरवाज़ा खुला और हमारे राणावत जी रूम के अंदर आए। अंदर आते ही उनकी नज़र सुहाग की सेज पर बैठी अपनी पत्नी पर पड़ी तो उनका बदन सिहर उठा। उन्होंने अपने होठ भींच लिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। तभी प्रख्यात अपनी सुंदर सी कन्या को देखते हुए बेताबी और जुनून से बोले, श्री। ये पुकार सुनते ही श्री का सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो घबराते हुए धीमी आवाज में बोली, जी। प्रख्यात उसके प्यार में पागल होकर बेताबी से बोला, ठीक तो हो ना? हाँ। प्रख्यात बेड के पास आते हुए बोला, थकी हुई हो क्या? नहीं। प्रख्यात बेड के एकदम निकट आकर बेताबी से बोला, हम आए क्या आपके पास? ये सुनते ही श्री बेसब्री और बेचैन होकर बोली, प्लीज आइए ना। अपनी पत्नी की मीठी और मधुर आवाज़ सुनकर प्रख्यात बेड पर उसके पास आकर बैठ गया और घूंघट में से उसके रूप को दीवानों की तरह देखने लगा। प्रख्यात जैसे ही बेड पर बैठा वैसे ही श्री खुद में सिमटने लगी, तेज तेज सांस लेने लगी। खुशी और सुख उसे भी बहुत मिल रहा था, लेकिन एक घबराहट भी हो रही थी कि किस तरह वो अपने पति का सामना करेगी, किस तरह वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यारी सी श्री यही सब सोच रही थी, तभी प्रख्यात उसके और करीब आकर बैठ गया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए दीवानों की तरह बोला, आज जब मंडप में आपने हमें आई लव यू कहा तो हमें ऐसा लगा कि हमारा जीवन पूरा हो गया। जीवन का जो असली उद्देश्य था वो आज हमें हासिल हो गया। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने ऐसा बर्ताव किया, लेकिन हम क्या करें, हम आपके प्यार में इतना पागल हो गए हैं कि हमें और कुछ समझ ही नहीं आता। बस यही लगता है कि हम आपसे प्यार करते हैं तो अब आपको भी हमसे प्यार करना होगा और करना ही होगा। ये बात तो सच है कि इस जन्म में तो क्या, आने वाले हर जन्म में अब आप हमारे लिए बुक हो चुकी हैं। हमें तो सिर्फ आप अच्छी लगती हैं, इसलिए भगवान से कह चुके हैं कि ये लड़की जितने भी जन्म लेगी हर जन्म में हम इसके पति बनेंगे और ये हमारी पत्नी। अपने पति की बात सुनकर श्री मुस्कुराने लगी और मीठी आवाज़ में बोली, हाँ, मैं हर जन्म में सिर्फ आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ।
ये सुनते ही प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा, आंखों में नशा और दीवानगी छाने लगी और वो बेताब होकर बोला, श्री, पिछले कई दिनों से तड़प रहे हैं हम आपके लिए, तो क्या आप अपनी सारी तड़प मिटा दें और आपको पा लें पूरी तरह से? अपने पति की इच्छा सुनकर श्री ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात उसके करीब बढ़ने लगा। उसने श्री का घूंघट उठाया और उसके रूप को देखकर उसकी बलाइयाँ लेते हुए बोला, हाय, हमारी चिड़िया को किसी की नजर न लगे, कितनी सुंदर है। श्री के गाल लाल हो गए और उसके रसीले होठों को देखते हुए राणावत जी आगे बढ़ने लगे। तभी श्री को कुछ याद आया और वो बोली, 1 मिनट रुकिए। प्रख्यात, क्या हो, वॉशरूम जाना है तो अभी चली जाओ, क्योंकि बाद में हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं नहीं जाने देंगे। श्री अपने लहंगे को उठाकर बेड से उठ गई और साइड टेबल पर रखे दूध के ग्लास को लेकर प्रख्यात के पास आई और बड़े प्यार से बोली, ये लीजिए। जी मैडम, ये क्या है? हल्दी वाला दूध। दूध पीकर सुहागरात मनाएंगे? ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, मासी जी ने बोला है कि आपको काम आएगा और इसे पीने के बाद ही कुछ भी करना। प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए बोला, जानती भी हो इसका मतलब क्या होता है? श्री, पता नहीं, लेकिन मासी जी ने कहा है कि आज इसे पीना होगा, रिवाज है। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी मासूम पत्नी को देखते हुए बोला, श्री, हाँ सही कहा, आज इस दूध की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन हम तो बिना दूध पिए भी अपना काम बखूबी कर देंगे, बड़ी मेहनत और लगन से। लेकिन चलिए, रस्म को निभाना भी ज़रूरी है। वैसे कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डिटेल से बताएंगे, बस कुछ भी हम करें मना मत करना। मासूम श्रीनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 91। श्री, हल्दी वाला दूध। प्रख्यात, दूध पिए या सुहागरात मनाए? ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, मासी जी ने बोला है कि आपको काम आएगा और इसे पीने के बाद ही कुछ भी करना। प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए बोला, जानती भी हो इसका मतलब क्या होता है? श्री, पता नहीं, लेकिन मासी जी ने कहा है कि आज इसे पीना होगा, रिवाज है। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी मासूम पत्नी को देखते हुए बोला, श्री, हाँ सही कहा, आज इस दूध की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन हम तो बिना दूध पिए भी अपना काम बखूबी कर देंगे, बड़ी मेहनत और लगन से। लेकिन चलिए, रस्म को निभाना भी ज़रूरी है। वैसे कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डिटेल से बताएंगे, बस कुछ भी करें मना मत करना। मासूम श्रीनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। ये देखकर प्रख्यात की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने प्यार से श्री के हाथ से दूध का ग्लास लिया और एक बार में ही सारा दूध पी लिया। श्री उसे देखकर हैरानी से अपने मन में बोली, ऐसे कैसे एक बार में ही दूध पी सकते हैं? मुझे तो पूरे 5 से 10 मिनट लग जाए। दूध पीकर प्रख्यात ने ग्लास को साइड में रखा और श्री का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बेड पर बिठा दिया। अपने पति की जुनूनी निगाहों से झेपकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी हथेली में लगी मेहंदी को देखकर अपनी मीठी सी आवाज में बोली, ऐसे मत देखिए ना। प्रख्यात इश्क में लीन होकर उसके पास आया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, क्यों हमारी जान? मुझे पेट में गुदगुदी होती है। प्रख्यात, इतनी सी गुदगुदी से घबरा गई हमारी जान? लेकिन याद करो उस रात को जब हम दोनों पहली बार एक हुए थे, तब कितनी गुदगुदी हुई थी। तो बस आज उससे भी कई गुना ज़्यादा गुदगुदी होने वाली है। आखिर में आपने हमें हल्दी वाला दूध जो पिलाया है। प्रख्यात की बात सुनते ही श्री का दिल धक धक करने लगा और अब धीरे धीरे उसे कुछ समझ आने लगा कि हल्दी वाला दूध का क्या मतलब होता है सुहागरात के दौरान। श्री की घबराहट और बेचैनी देखकर प्रख्यात ने उसके हाथों को थाम दिया और जुनून से बोला, हल्दी वाला दूध पीने से ताकत आती है और सुहागरात के दिन ताकत का मतलब समझ रही हो ना आप? प्रख्यात के इतना कहते ही श्री ने तुरंत उसके होठ पर अपना हाथ रखा और शर्माते हुए बोली, समझ गई हूँ, प्लीज़ आगे कुछ मत कहना। नशे में चूर होकर प्रख्यात ने उसके हाथों की उंगलियों को चूम लिया तो श्री ने अपना हाथ तुरंत उससे दूर कर दिया। राणावत जी मुस्कुराने लगे और उसके पास आने लगे तो श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी प्रख्यात अपनी आकर्षक आवाज़ में बोला, आंखें खोलो और देखो क्या लाए हैं हम आपके लिए। श्रीनिका ने अपनी आंखें खोली और देखा कि प्रख्यात के हाथ में एक प्यारा सा सोने का पेंडेंट था जिसमें फूल की डिज़ाइन बनी हुई थी। प्रख्यात ने उस पेंडेंट को सोने की चेन में डाला और श्री को घुमाकर उसके सिर से पल्लू हटाते हुए जुनून से बोला,
सुहागरात पर हमारी तरफ से हमारी चिड़िया के लिए ये छोटा सा उपहार। इतना कहकर प्रख्यात ने श्री के लंबे बालों को एक तरफ किया और उसे चेन पहना दी। श्री ने अपने गले में पहनी चेन को देखा और प्यार से बोली, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। प्रख्यात दीवानों की तरह बोला, दीजिए। प्रख्यात के इतना कहते ही श्री उसकी तरफ मुड़ी और हिचकिचाते हुए उसके करीब आने लगी। राणावत जी अपने नैनों में असीम प्रेम लिए उसे देख रहे थे। तभी श्री उनके अत्यंत निकट आ गई और उसने प्रख्यात के चेहरे को थामकर जल्दी से उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। प्रख्यात तो दंग रह गया और हैरानी से उनकी आंखें फैल गई, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ श्री की कमर पर कसने लगे और उसे अपनी गोद में लेने लगे। श्री आंखें बंद करके अपने पति के गाल को चूमे जा रही थी और मदहोश हुए जा रही थी। श्रीनिका कभी कहती नहीं है, लेकिन वो खुद मरती है प्रख्यात के ऊपर। दीवानी है उसके हैंडसम से अवतार को देखकर, और वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी कई इच्छाएं हैं। और प्रख्यात को देखकर तो वो इतना ज़्यादा पागल हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं, और खुद को बहुत खुश नसीब समझती है कि उसका पति इतना ज़्यादा हैंडसम है कि हर वक्त बस उसे बाहों में लेकर बैठे रहने की इच्छा होती है। श्री अपने पति के गाल को चूमे जा रही थी, वही प्रख्यात मदहोश हुए जा रहा था। उसका पूरा शरीर एक्टिव हो रहा था, उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद श्री ने अपनी नज़रें झुका ली और शर्माते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरी मेहंदी में अपना नाम ढूंढिए। श्री के इतना कहते ही प्रख्यात ने उसे पकड़कर सीधा बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। श्री की तो हालत खराब हो गई, वो घबराने लगी, तेज तेज सांस लेने लगी। तभी प्रख्यात ने अपनी नशीली निगाहों से उसकी हथेली पर लिखे अपने नाम को देखा और उसे चूम कर बोला, आपके शरीर के हर अंग पर हमारा निशान होगा, हमारी जान, आई लव यू सो मच। इतना कहते ही प्रख्यात ने श्री के गले में मुंह घुसा दिया और बेताब होकर उस नाजुक सी कन्या के नाजुक से गले को चूमने लगा, काटने लगा। सुंदर और शोभनीय श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने होठ भींच लिए और धीरे धीरे तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी उसके मुंह से अचानक से आह की आवाज़ निकली। प्रख्यात ने उसके गले की स्कीन को काट लिया और नशे से बोला, आपका ये आह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रख्यात इश्क में लीन होकर श्री के ऊपर से हट गया और उसके पैरों के पास चला गया। ये देखकर श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्रख्यात ने उसके लहंगे को थोड़ा उठाया और उसके गोरे गोरे पैरों पर लगी मेहंदी देखकर राणावत जी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो श्री के पैरों को मसलते हुए बोले, कितनी गोरी हो आप, और एक हम है जो। प्रख्यात इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही श्री बोली, एक आप हो जो मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो। इश्क कभी रंग देखकर नहीं किया जाता, गोरा हो या सांवला हो, इश्क सिर्फ मन और आत्मा देखता है। और मुझे आपका ये सुंदर सा दिल भा गया है राणावत जी, मैं आपके प्रेम में बड़ी रुक्मणी बनना चाहती हूँ, मुझे हासिल कर लीजिए और खुद को मुझे सौंप दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रख्यात के जुनून की कोई सीमा नहीं रही। उसने श्री के पैरों को चूमना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे श्री की सांसें तेज हो रही थी, वो कांप रही थी। उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और प्रख्यात देखते ही देखते आगे बढ़ने लगा। श्री की जान हलक में अटक गई और प्रख्यात ने अपने होठों का काम शुरू कर दिया। अब वो हर हद पार करके आगे बढ़ गया और अचानक ही श्री के मुंह से आह निकली। प्रख्यात का जोश और जुनून बढ़ने लगा, जिससे श्री की सिसकियां गूंजने लगी। काफ़ी देर तक श्री की सिसकियां गूंजती रही और प्रख्यात चूमता रहा। कुछ देर बाद वो बैठ गया और अपनी पत्नी के मदहोश चेहरे को देखते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रख दी और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से श्री का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खींचकर बैठा दिया और प्रख्यात श्री के साथ आगे बढ़ने लगा। श्री शर्मा रही थी। श्री ने तुरंत अपने हाथों से अपने सीने को छुपाना चाहा, लेकिन प्रख्यात ने ऐसा होने नहीं दिया। श्री ने मदहोशी से अपना सिर उठा लिया और आंखें बंद करके प्रख्यात के होठों की छून को महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ राणावत जी की पीठ पर चलने लगे और वो दोनों एक दूसरे से चिपक गए। ये छून पाते ही दोनों के बदन में करंट दौड़ पड़ा। दोनों के सीने आपस में मिल गए और तन बदन में आग लगने लगी। ये सब देखकर श्री शर्माने लगी और ये देखकर प्रख्यात भी मुस्कुरा दिया और उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। कुछ ही पलों में प्रख्यात श्री के ऊपर लेट गया और उसके रसीले होठों पर उत्तेजना से अपने होठ रख दिए। दोनों ने सुकून और सुख से अपनी आंखें बंद कर ली और एक दूसरे को छूने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वो दोनों आगे बढ़े और प्रख्यात उसकी आंखों में देखते हुए जुनून और तलब से बोला, हमारी जिंदगी हो आप, और आज आपको पाकर हम धन्य हो जाना चाहते हैं। हम आ रहे हैं आपके पास। इतना कहते ही प्रख्यात और श्रीनिका एक हो गए।
अपनी पत्नी के आंसू देखकर प्रख्यात ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जोश और जुनून को बढ़ाते हुए श्री को प्यार करने लगा। इतने दिनों की तड़प और तलब के बाद आज वो दोनों एक हो गए और अपने प्यार में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में रूम की लाइट्स बंद हो गई और उस अंधेरे कमरे में श्री की तेज तेज सिसकियां गूंजने लगी और कई बार तो उसकी दर्द भरी पुकार भी निकलने लगी और राणावत जी की भी तेज तेज सांसें चलने लगी। दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। प्रख्यात ने सोचा था कि थोड़ी देर बाद ही वो अपनी पत्नी को आराम करने देगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर बीकानेर जाना था। लेकिन प्यार का नशा कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पाए और फिर उसने श्री को रात के 3:30 बजे तक परेशान किया। उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया और ना ही उसे आराम करने दिया। 3:30 बजे के आसपास दोनों पति पत्नी घायल हो गए और एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले गए। सुबह के 4 बजे प्रख्यात और श्री को सोए हुए बड़ी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन वो दोनों इतने ज़्यादा थके हुए थे कि गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं बाहर खड़ी शिप्रा जी बार बार रूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी। तभी रवीना जी बोली, दीदी रहने दीजिए ना, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा इन दोनों को इतना जल्दी उठाना। हम समझ सकते हैं ना कि वो दोनों आज इतना जल्दी कैसे उठेंगे। शिप्रा जी, हम भी समझते हैं, अरे हम भी इसी दौर से गुजर चुके हैं। इनका तो फिर भी ठीक है, हम इन्हें 4 बजे उठा रहे हैं, लेकिन याद करो हमारा वक्त, जब 12 बजे तो हम अपने कमरे में गए थे और 3 बजे ही हमारी सासू माँ हमें उठाने आ गई थी। तो सोचो हमने और आपके जीजा जी ने क्या ही किया होगा और क्या ही हम सोए होंगे। रवीना जी मुस्कुराने लगी और बोली, लेकिन आजकल की पीढ़ी, इनका सब कुछ अलग ही होता है। शिप्रा जी, हम समझते हैं, लेकिन उचित समय पर माँ के दर्शन हो जाए तो फिर हम इन दोनों को घूमने भेज देंगे, फिर जितना चाहे सोते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आज इनका जल्दी उठना ज़रूरी है। इतना कहकर शिप्रा जी ने फिर से रूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, श्रीनिका बहू। बार बार आवाज़ लगाने और रूम का दरवाज़ा खटखटाने से बेड पर एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे प्रख्यात और श्री की आंखें खुलने लगी। श्री तो थक कर चूर हो गई थी, उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी, लेकिन प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और अपनी अध खुली आंखों से रूम के दरवाजे को देखकर चिढ़ते हुए बोला, सोने भी नहीं देंगे आज ये लोग। प्रख्यात ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो मासूम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन बेहद आकर्षक और सुंदर लग रही थी। नाजुक सी तितली अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उसकी अदाएं देखकर प्रख्यात से कंट्रोल नहीं हुआ और वो फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग 92। बार बार आवाज़ लगाने और रूम का दरवाज़ा खटखटाने से बेड पर एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेते प्रख्यात और श्री की आंखें खुलने लगी। श्री तो थक कर चूर हो गई थी, उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी, लेकिन प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और अपनी अधखुली आंखों से रूम के दरवाजे को देखकर चिढ़ते हुए बोला, सोने भी नहीं देंगे आज ये लोग। प्रख्यात ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो मासूम अपनी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, लेकिन बेहद आकर्षक और सुंदर लग रही थी। नाजुक सी तितली अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उसकी अदाएं देखकर प्रख्यात से कंट्रोल नहीं हुआ और वो फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद जब श्री को सांस लेने में दिक्कत हुई तब प्रख्यात ने उसके होठों को छोड़ दिया, मगर अपनी नशीली निगाहों से उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखने लगा और फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रूम का दरवाज़ा फिर से बजाया गया, जिसे सुनकर प्रख्यात को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेड से उठकर जल्दी से अपनी पैंट पहनी और शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, जाइए जल्दी से वॉशरूम में, इससे पहले कि वो दोनों अंदर ही आ जाए। प्रख्यात के इतना कहते ही श्री जल्दी से बेड से उठ गई। उसने चादर लपेटी और बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद प्रख्यात ने रूम का दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी अपनी माँ और मासी को देखकर चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ है? अभी सिर्फ 3:30-4 ही तो बचे हैं, हमें 5 बजे जाना है। शिप्रा जी और रवीना जी एक दूसरे के सामने देखने लगी और फिर शिप्रा जी बोली, वो हम जानते हैं बेटा, लेकिन हमें आपसे नहीं, हमारी बहू से काम है, उनके साथ कुछ रीति रिवाज करने हैं। प्रख्यात, वो नहा रही है। शिप्रा जी, चलो अच्छा हो। अच्छा ऐसा करो बेटा, आप भी रूम में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, बहू के पास हम रुके हैं, आज हमें उन्हें तैयार करना है। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और रूम में जाकर सबसे पहले उसने बेडशीट को हटा दिया और श्री के कपड़े सलीके से सोफे पर रख दिए और अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर निकल गया। ये देखकर शिप्रा जी और रवीना जी हंसने लगी। कुछ देर बाद श्री नहा धोकर तैयार हो गई, जिसमें शिप्रा जी और रवीना जी ने उसकी मदद की। आज श्री ने पीटा वर्क प्रिंट की लाल साड़ी पहनी थी,
जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाल धोए हुए थे, जिस वजह से बालों में से पानी टपक रहा था, और बाल गीले थे, इसलिए उन्होंने बालों में सिर्फ छोटा सा क्लचर लगा दिया था। सफ़र करना था, इसलिए शिप्रा जी ने उसे ज़्यादा गहने नहीं पहनाए, लेकिन जो आवश्यक थे वही पहनाए थे। श्री को तैयार कर शिप्रा जी और रवीना जी अपने साथ ले गई और कुछ छोटे मोटे रीति रिवाज उसके साथ करने लगे। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और 4:45 बज चुके थे। घर के सभी लोग यानी कि गजेंद्र जी, मानसिंह जी, अभिमन्यु, शिप्रा जी, रवीना जी और श्री होटल के लॉन में खड़े थे, कार के पास में। श्री नई नवेली दुल्हन थी, तो उसी तरह सर झुकाकर, नजरें झुकाकर बेहद खूबसूरती से खड़ी हुई थी अपनी सासू माँ के बगल में। सब लोग प्रख्यात का इंतजार कर रहे थे। महाशय हीरो है, और वैसे भी हीरो तो हमेशा आखिर में ही आते हैं, तो बस हमारे हीरो आने ही वाले थे। श्री का दिल तो घबरा रहा था। उसके सामने बार बार कल रात का नज़ारा घूम रहा था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच में पहली बार ही शारीरिक संबंध बने। इससे पहले भी 2-3 बार उन दोनों के बीच में ऐसा हो चुका है, लेकिन कल जो हुआ था वो काफ़ी अलग था। और एक मायने में ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था, क्योंकि कल प्रख्यात एकदम बेकाबू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों बाद श्री मिली हो, तो बस एक बार में ही वो श्री के साथ सब कुछ करना चाहता था, और ऐसा हुआ भी, जिस वजह से श्री काफ़ी थक चुकी थी। अगर कल रात को उसके लिए वो सब पहली बार होता तो श्री पक्का बीमार पड़ जाती, लेकिन उसे आदत थी, इसलिए वो संभल गई। लेकिन फिर भी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इसी से समझ आता है कि हमारे राणावत जी में कितनी ताकत है, कितने खतरनाक है। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कल उसके और हिमाद्री के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो नाराज़ भी था, लेकिन तड़प भी रहा था हिमाद्री के लिए। उससे बात करना चाहता था, लेकिन कल रात को भी उस लड़की ने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, न जाने उसे क्या हुआ है। अभिमन्यु को डर लग रहा था कि कहीं हिमाद्री उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि वो उससे पागलों की तरह प्यार करता है और वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन न जाने क्यों वो लड़की उससे दूरी बना रही है। अब अभिमन्यु को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा और हिमाद्री को घर पर लाना ही होगा, क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे हिमाद्री से शादी करनी ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ये लड़की मना भी करेगी तो भी अभिमन्यु उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता है। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तभी हिमाद्री पीले रंग का सलवार सूट पहनकर अपने लंबे खुले बाल लिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए होटल से बाहर निकल आई। उसे देखते ही अभिमन्यु ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसकी तड़पती निगाहों में बेचैनी और बेताबी साफ नजर आ रही थी। वो एक टक बिना अपनी पलकें झपकाए हिमाद्री को देखे जा रहा था। पागल हो रहा था उसके लिए। उसकी बाहों में जाना था उसे छूना चाहता था, लेकिन ये लड़की उसे परेशान कर रही थी। हिमाद्री की भी नज़र जब अभिमन्यु पर पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली और श्री के बगल में जाकर खड़ी हो गई। उसकी ऐसी बेरुखी देखकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया और अचानक ही उसने कार की बोनट पर जोर से अपना हाथ मार दिया, जिससे सब लोग घबरा गए और उसकी तरफ देखने लगे। वहीं हिमाद्री ने डर के मारे अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया। श्री भी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और फिर उसने हिमाद्री की तरफ देखा। इन दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा था। अभिमन्यु की ऐसी हरकत देखकर गजेंद्र जी बोले, आपको क्या हुआ है बेटा, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, ये सब हरकतें करने के लिए आपके बड़े भाई काफ़ी हैं। आपको उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हंसते खेलते ही अच्छे लगते हो हमारे लिए। वो एक ज्वालामुखी काफ़ी है जिसे हम सब झेलते हैं। आप हमारा ठंडा बर्फ, ठीक है? अभिमन्यु माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा बड़े पापा, आइंदा से ख्याल रखेंगे। रवीना जी ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को घूरने लगी। तभी हमारे राणावत जी अपनी शान और रौब से होटल से बाहर निकल आए। आज तो वे सच में राजा महाराजा ही लग रहे थे। राणावत जी के कपड़े, उनके चलने की स्टाइल, उनका रुतबा, उनका ऑरा, उनकी आवाज़, उनकी आंखें, उनका सब कुछ इतना ज़्यादा आकर्षक और सुंदर है जिसकी कोई हद ही नहीं है। श्री छुप छुप कर अपनी खूबसूरत निगाहों से अपने हैंडसम पति को देख रही थी और शर्मा रही थी। प्रख्यात ने ब्लू कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सब लोग प्यार से उसे देख रहे थे, लेकिन महाशय के चेहरे पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। अब इतनी सुबह कौन हंसेगा, कौन ही मुस्कुराएगा? जाहिर सी बात है, नींद पूरी हुई नहीं है। ऊपर से रात को की गई मेहनत की थकावट भी इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताए। प्रख्यात ने अपनी काली, गहरी और जुनूनी निगाहों से एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो झेप गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उससे नज़रें हटाकर अपनी दमदार आवाज़ में बोला, आप सभी को पहले ही जानकारी देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो कि दिल्ली से बीकानेर कितना नज़दीक है या फिर कितनी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहली बात,
दिल्ली से बीकानेर 8 घंटे और 26 मिनट दूर है। तो इसका मतलब अभी 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, तो दोपहर को 2 ढाई बजे के आसपास हम बीकानेर पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है, सबके शरीर की बैंड बजने वाली है, तो हमसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि हम बार बार गाड़ी नहीं रोकेंगे। जिन जिन को वॉमिट की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए दवाई और बाकी सभी चीज़ों की अरेंजमेंट्स सभी कार्स के अंदर की गई है। गाड़ी में बैठने से पहले जिस किसी को भी वॉमिट की प्रॉब्लम है, अभी से दवाई ले, क्योंकि हम अभी बैठेंगे तो 2 से 3 घंटे गाड़ी रुकने नहीं वाली है, जब तक इमरजेंसी ना हो। प्रख्यात के नियम कायदे सुनकर सभी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और ये देखकर प्रख्यात अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोले, माँ, पापा, चाचा जी और मासी, आप चारों एक 7 सीटर गाड़ी में बैठ जाइए, और हम चारों दूसरी कार में आ रहे हैं। ये देखकर मान सिंह जी बोले, लेकिन बेटा, आपने दूसरे ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया? लालू को ही बुलाते थे, सिर्फ हमारी कार में ही ड्राइवर है, आपकी कार में तो नहीं है। परेशान हो जाओगे आप दोनों बार बार ड्राइव करते हो, बहुत दूर का सफ़र करना है। प्रख्यात, लालू काका अपने गांव गए हैं, कोई ज़रूरी काम था उन्हें, और बाकी 2 ड्राइवर को हमने छुट्टी दे रखी है। आप जानते ही उनका अपना पारिवारिक मामला चल रहा है। एक ड्राइवर अवेलेबल था, तो वो हमने आपकी कार में लगा दिया है। रही बात हमारी, तो हम और अभिमन्यु बारी बारी से ड्राइविंग कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसे भी आदत है ट्रैवल की। प्रख्यात जिस अंदाज में बोल रहा था और सब लोग जिस तरह उसकी बात सुन रहे थे, ये देखकर श्री को काफ़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब घर में बड़े बुजुर्ग मौजूद हो, लेकिन फिर भी घर में छोटों की चलती हो। इसका मतलब तो साफ था कि प्रख्यात की बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से उसके अपने माता पिता, चाचा चाची उसकी हर बात आसानी से मान जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वे बड़े हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि प्रख्यात इस घर के अंदर बड़ा है। सब लोग कैसे उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिला रहे थे। श्री को तो डर लगने लगा था कि उसने किस तरह के इंसान से शादी की है, जिसकी बड़ों के आगे भी इतनी चलती है, तो एक मासूम सी श्री तो उसके सामने क्या ही टिक पाएगी। प्रख्यात अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर इतनी स्टाइल और एटीट्यूड से खड़ा था कि उसे देखकर कोई भी लड़की उसके प्यार में कैसे ना पड़े। उफ, क्या मर्द है, एकदम हॉट एंड डैशिंग। लकी तो हमारी श्री है जो ऐसा बंदा उसके पीछे पागल है। प्रख्यात आगे आया और आगे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपने माता पिता और चाचा चाची को अंदर बिठा दिया, और ड्राइवर को सख्त आदेश देते हुए अपनी दमदार आवाज़ में बोला, संभल कर ड्राइविंग करना, बिल्कुल भी स्पीड तेज़ नहीं होनी चाहिए। जितना हमने आपको कल समझाया था उतनी ही स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए। बुजुर्ग बैठे हैं आपकी गाड़ी में, तो ख्याल रखना, कोई भी लापरवाही हुई तो ज़िंदगी भर कहीं और नौकरी नहीं लगने देंगे। यहाँ हमारे माता पिता और चाचा मासी बैठे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी रोकने के लिए कहें तो सबसे पहले हमें कॉल करना, और ड्राइविंग करते हुए किसी और से फ़ोन पर बात मत करना। प्रख्यात की ऐसी धमकियाँ सुनकर उसके घर वाले उसे घूर रहे थे। हालांकि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, उनका बेटा इसी तरह धमकियाँ देता है। वो चारों गाड़ी में बैठ गए और प्रख्यात अपनी कार के पास आकर खड़ा हुआ। उसने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके बाद अभी के उतरे हुए चेहरे को देखकर बोला, अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, आप आराम से हिमाद्री के साथ बैक सीट पर बैठ जाइए। अभी ने हिमाद्री की तरफ देखा तो वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई, और ये देखकर अभी भी उसके पीछे पीछे चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ श्रीनिका और प्रख्यात खड़े थे। अपनी पत्नी को देखते हुए रानावत जी अपनी दमदार आवाज़ में बोली, तो अब आपका क्या इरादा है मैडम? यूं ही पूरे दिन सिर झुकाकर यहीं पर खड़ी रहोगी या चलोगी हमारे साथ? श्रीनिका अपनी चूड़ियों से खेलते हुए बोली, पहले ये बता कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? प्रख्यात की आंखों में नशा छाने लगा, और वो उसके पास आकर उसके कान में बेहद आकर्षक तरीके से बोला, अत्यंत सुंदर, सुशोभित और शोभनीय। श्री के गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए बोले, और बवाल और कमाल लग रही हो, जिसके साथ हम करना चाहते हैं कोई धमाल। ये सुनते ही श्री शर्म से पानी पानी हो गई, और प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। प्रतिलिपि एफएम पर भाग 93। प्रख्यात की आंखों में नशा छाने लगा, और वो उसके पास आकर उसके कान में बेहद आकर्षक
अत्यंत सुंदर, सुशोभित और शोभनीय। श्री के गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए बोली, और प्रख्यात, बवाल और कमाल लग रही हो, जिसके साथ हम कुछ धमाल करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्री शर्म से पानी पानी हो गई और प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां होटल से निकल गई। सबसे आगे प्रख्यात की कार चल रही थी और उसके पीछे गजेंद्र जी और उनके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें सबका लगेज था। प्रख्यात की कार में खामोशी छाई हुई थी। राणावत जी ड्राइविंग कर रहे थे। उनकी पत्नी खिड़की से बाहर नज़ारे देख रही थी। वहीं बैक सीट पर बैठे अभी का हाथ आगे बढ़ने लगा और उसने छुपके से हिमाद्री का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हिमाद्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो दंग रह गई, क्योंकि उसे अभी की आंखों में असीम तड़प और तलब नजर आ रही थी। एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर हिमाद्री को अजीब सा डर लगने लगा और वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। हिमाद्री की ऐसी हरकत देखकर अभी को गुस्सा आ गया और उसने जोर से हिमा के हाथ को दबा दिया, जिससे हिमा को दर्द हुआ और वो दर्द से तड़प कर बोली, आह मम्मी। ये सुनते ही अभी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे दूरी बनाकर बैठ गया। वहीं श्री चिंता से पीछे मुड़कर हिमाद्री को देखकर बोली, क्या हुआ हिमा, ऐसे चिल्लाई क्यों? श्री की बात सुनकर हिमाद्री झेप गई और हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, शायद चींटी ने काट दिया दीदी। हिमाद्री के इतना कहते ही आगे ड्राइविंग करते प्रख्यात ने अपनी काली गहरी और तेज नजरों से सामने लगे कांच में से पीछे बैठे अभी की तरफ देखा और अपनी सख्त आवाज में बोला, आप दोनों से निवेदन है कि ऐसा कुछ मत करना कि फिर हम भी परिवार वालों को संभाल ना पाए। आप दोनों की सिचुएशन हम समझते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कई इच्छाएं और अरमान हैं जैसे आपके हैं, लेकिन जरा अपनी इच्छाओं को और अरमानों को नियंत्रण में रखना सीखिए। खास करके आप अभिमन्यु, ऐसा कुछ भी मत करना कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए। आप दोनों का विवाह हम करवा देंगे और बहुत जल्द करवा देंगे, लेकिन तब तक जरा खुद पर नियंत्रण रखिए। हिमाद्री और अभी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वहीं श्री पीछे मुड़कर उन दोनों के उतरे हुए चेहरे को देखकर प्यार से बोली, रास्ता कितना सुंदर है, देखिए और एंजॉय कीजिए। आपके भैया आपके साथ हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, सब अच्छा होगा। अभी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वही अपनी प्यारी सी पत्नी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर प्रख्यात का मन प्रफुल्लित हो गया और महाशय टेढ़ी नजरों से अपनी पत्नी के सुंदर चेहरे को दीवानों की तरह देख मदहोश हुए जा रहे थे। माहौल को रुमानी बनाने के लिए प्रख्यात ने एक बटन दबाया और एक गाना बजने लगा, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। ये सुनते ही श्री के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा शर्मा रही थी, थोड़ा घबरा रही थी और हद से ज्यादा बेचैन हुए जा रही थी अपने पति के बाहों में आने के लिए। तड़पते हुए उसने जैसे ही अपने बगल में बैठे पति की तरफ देखा तो दोनों के नैन आपस में मिल गए और एक नशा दोनों को छाने लगा। प्रख्यात सच्ची शिद्दत और तलब से श्री के होठों को देखते हुए जुनून से बोला, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में। अपने पति का प्यार और शिद्दत देखकर श्री बहकने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ लिया और तड़प से धीमी आवाज में बोला, जो हाल है तुम्हारा उनसे हम भी अनजान नहीं, जो जज्बात है तुम्हारे उनसे हम भी जुदा नहीं, जो इच्छाएं और अरमान है तुम्हारे वही है हमारे। श्री, हमारी जान, अभी रुक जाइए, हम खुद तड़प रहे हैं आपके लिए। प्रख्यात की बात सुनते ही श्री झेप गई और तुरंत उससे दूर होकर बैठ गई। प्रख्यात भी सामने देखकर ड्राइविंग करने लगा। वहीं अभी और हिमाद्री भी एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे बैठे प्रख्यात और श्रीनिका भी एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रख्यात ने गाना बंद कर दिया और अपनी बेताबी को कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग करने लगा। श्रीनिका का तन बदन सियर उठा था, सांसें अभी भी तेज थी और वो अपनी बेचैनी को रोकने के लिए वो इधर उधर पानी की बोतल ढूंढने लगी। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तभी प्रख्यात ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी। ये देखकर श्री शर्मा गई और उसने चुपचाप पानी की बोतल ले ली। अपने नाजुक से हाथ से पानी की बोतल का ढक्कन खोला और बोतल को अपने रसीले होठों पर लगाने लगी। और यह हसीन नज़ारा देखकर प्रख्यात के गले का पानी सूखने लगा और उसने अपने होठ भींच लिए। प्रख्यात बेकाबू और उत्तेजित होने लगा, इसलिए उसने अपनी नज़रें हटा ली और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं देख रहे थे,
क्योंकि अगर वो एक दूसरे के सामने देखते हैं तो उनकी इच्छाएं फिर से जागने लगती हैं और दोनों बेकाबू होने लगते हैं। ऐसे में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ में हिमाद्री और अभिमन्यु भी थे। 1-1.5 घंटा बीत गया था और ज़्यादा पानी पीने की वजह से अब श्री को वॉशरूम जाना था। काफ़ी देर से वो वॉशरूम को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा था कि जब सब लोग गाड़ी रोकेंगे तभी उतरकर वो वॉशरूम चली जाएगी, लेकिन अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसे क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा पानी पीने की। उसने सोचा कि वो प्रख्यात को कह दे कि एक बार गाड़ी रोक दे किसी पेट्रोल पंप पर, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है। लेकिन तभी उसे प्रख्यात की वो बात याद आ गई जब वो सबको निर्देश दे रहा था कि कोई भी गाड़ी नहीं रुकवाएगा, क्योंकि ये सब प्रख्यात को पसंद नहीं है। अब हमारी मासूम सी श्री घबरा रही थी। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी देर से वॉशरूम रोक रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। श्री ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा कि शायद हिमाद्री से कह दे कि उसे वॉशरूम आई है और गाड़ी रुकवा दे, लेकिन वो क्या देखती है कि हिमाद्री और अभी तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नींद ले रहे थे। ये देखकर श्री उदास हो गई और फिर से सामने देखने लगी। अब वो क्या करेगी? उसने चुपके से प्रख्यात की तरफ देखा। वो चुपचाप सीरियस होकर ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। श्री उससे कहना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कहीं आदमी गुस्सा न कर दे। वो चुपचाप बैठी रही, अपने वॉशरूम को कंट्रोल करती रही। कुछ ही देर में गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाकर रुक गई और ये देखकर श्री को हैरानी हुई। और उसने जैसे ही प्रख्यात की तरफ देखा तो उसने श्री के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, हमने कहा था ना, अगर इमरजेंसी हुई तो हम खुद गाड़ी रोक देंगे। आपको वॉशरूम जाना है ना, चलिए आइए हमारे साथ, हम लेकर चलते हैं आपको। श्रीनिका शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात ने उसके सिर को असीम प्रेम से सहलाया और बोला, बेटा हमसे कैसी शर्मिंदगी, आओ हमें भी वॉशरूम जाना है, काफ़ी देर से रुक कर बैठे। इतना कहकर प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, ओ कुंभकर्णों के दोस्तों, अगर फ्रेश होना है तो हो जाओ, अभी कार 10 मिनट यहीं रुकेगी। प्रख्यात की ये भारी और दमदार आवाज सुनकर अभी और हिमाद्री की आंखें खुल गई और वो दोनों इर्द गिर्द देखने लगे। प्रख्यात श्री की तरफ आया, गाड़ी का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालकर और साथ में उसका हैंडबैग लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही हिमाद्री भी गाड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए बेताबी से बोला, क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसे बेरुखी कर रही हो? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ ना, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। हिमाद्री अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कह दिया ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और सच में मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपने उस दिन हमसे जिस तरह से बात की थी ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर आपसे दूरी बना रही हूँ, जो कि सच नहीं है। आप खुद जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपका ये गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे बनते जा रहे हो, जो भी मन में आया बोल देते हैं और इतना गुस्सा करते हैं। मुझसे नहीं सहन होता है। मैं दीदी जैसी नहीं हूँ जो चुपचाप सहन कर ले। अब आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। अभिमन्यु ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और एक बटन दबाया, जिससे गाड़ी के सारे पर्दे गिर गए। ये देखकर हिमाद्री हैरान रह गई और इधर उधर देखने लगी। तभी अभिमन्यु उसके और करीब आकर, बेहद करीब आकर जुनून और तड़प से बोला, हमारी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गुस्से में थे क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। हम इंसान हैं, हम तड़पते हैं आपके लिए। पहले तो आप अपनी बाहों में लेती थी, जब चाहे तब हमारे गाल को छू लेती थी, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं करती। हम जानते हैं आप आश्रम के काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन कम से कम दिन में सिर्फ एक बार तो हमारे बारे में सोच सकती है ना। आप जानती हैं हम आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम तो बगावत करने के लिए भी तैयार हैं अपने परिवार से, लेकिन बस आपका साथ मिल जाए। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर हिमाद्री भावुक होने लगी और बोली, तो कर दो बगावत और कर लो हमसे शादी, क्योंकि अब मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। हिमाद्री के इतना कहते ही अभिमन्यु उसके और करीब आ गया और देखते ही देखते उसने हिमाद्री के होठों पर अपने होठ रख दिए। हिमाद्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सुकून उन दोनों के आसपास छा गया। हिमाद्री की आंखों से आंसू की एक बूंद निकली और अब वो दोनों एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात श्री को लेकर आगे आया और वहां खड़े एक आदमी से बोला, लेडीज वॉशरूम कहाँ है? आदमी, जी आगे से लेफ्ट लीजिए और फिर राइट लेकर सामने ही मिल जाएगा। ये सुनकर प्रख्यात चिढ़ गया और बोला, पेट्रोल पंप पर वॉशरूम ही बनाना था, भूल भुलैया नहीं जो इतना घुमावदार बनाया है। श्री ने प्रख्यात का हाथ पकड़ा और उसे शांत रहने का इशारा करके उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। तभी श्री बोली, राणावत जी। प्रख्यात, नाम से बुलाया करो, कितनी बार करो?
श्रीनिका, जी हाँ। प्रख्यात जी, प्लीज हर बार हर जगह इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? अरे उनका पेट्रोल पंप, उनकी मर्जी, वो कहीं पर भी वॉशरूम बनाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? पिछली बार जब आप हमें मनाली से दिल्ली लेकर आए थे तब भी आपने पेट्रोल पंप वाले के ऊपर गुस्सा किया था। क्यों पंगे लेते हैं आप लोगों से? प्रख्यात रौब से बोला, पंगे लेना हमें पसंद है और हम डरते नहीं किसी के बाप से भी। और दूसरी बात, हमारा गुस्सा जायज़ है। इतना बड़ा पेट्रोल पंप है तो वॉशरूम भी आसपास होना चाहिए ना। ये लोग जानबूझकर दूर वॉशरूम बनाते हैं ताकि आने जाने वाले यात्री इनका वॉशरूम यूज़ ना कर पाए, परेशान होकर ऐसे ही चले जाए। पेट्रोल पंप पर वॉशरूम यात्रियों की सुगमता के लिए बनाया गया है, लेकिन ये पेट्रोल पंप वाले फुल ऑन मजे लेते हैं। मदद नाम की चीज नहीं इनके पास। और अब आप चुपचाप चलिए हमारे साथ, किसी तरह की बहस मत कीजिए वरना जंगल। श्री मंद मंद मुस्कुराने लगी और वो दोनों वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें सिर्फ एक लेडीज वॉशरूम दिखाई दिया, जिसे देखकर प्रख्यात को और ज्यादा गुस्सा आया। वो श्री को लेकर आगे बढ़ गया। उसने श्री का हैंडबैग पकड़ा और वॉशरूम का दरवाजा चेक करते हुए बोला, इसका लॉक खराब है, ऐसा करो सिर्फ दरवाजा बंद कर दो, अंदर लॉक मत करना। श्री ने हाँ कहा और वॉशरूम में चली गई। राणावत जी वही दरवाजे के पास खड़े रहे। कुछ देर बाद श्री फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकल आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर प्रख्यात प्यार से बोला, क्या हुआ हमारे बेटे को? श्री शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, कुछ नहीं। प्रख्यात ने उसके गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, हमें बताओ श्री, हमसे कुछ भी मत छुपाओ। श्री उदासी से और हिचकिचाते हुए बोली, जलन हो रही है, ठीक से वॉशरूम नहीं कर पा रही। ये सुनकर प्रख्यात चिंतित होकर बोला, गर्मी हो गई है क्या आपको? देखो अब कुछ भी बाहर का मत खाना, अच्छे से वॉश तो किया ना? हाँ, ठंडे पानी से। प्रख्यात उसके माथे को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आओ हम आगे चलते हैं, फिर आपको नारियल का पानी पिलाते हैं जिससे शरीर में ठंडक होगी। श्री ने हाँ कहा और अपने पति के साथ वहां से जाने लगी। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी प्रख्यात की नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया और वो बोला, ये दोनों समझते क्यों नहीं है? अब देखो गाड़ी के पर्दे बंद करके न जाने क्या कर रहे हैं। श्री ने कार की तरफ देखा और बोली, छोड़िए ना आप, गुस्सा मत कीजिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। प्रख्यात, तो क्या कहीं पर भी शुरू हो जाना? अरे जगह तो देख लो। खैर हमें लगता है ये दोनों जरूर कोई मुसीबत लाने वाले हैं सबके लिए। श्री, हे भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप शांत रहिए बस। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 94। श्री ने हाँ कहा और अपने पति के साथ वहां से जाने लगी। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी प्रख्यात की नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया और वो बोला, ये दोनों समझते क्यों नहीं? अब देखो गाड़ी के पर्दे बंद करके न जाने क्या कर रहे हैं। श्री ने कार की तरफ देखा और बोला, छोड़िए ना, गुस्सा मत कीजिए, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। प्रख्यात, तो क्या कहीं पर भी शुरू हो जाना है? अरे जगह तो देख लो। खैर हमें लगता है ये दोनों जरूर कोई मुसीबत लाने वाले हैं सबके लिए। हे भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप शांत रहिए बस। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा आप कार के पास जाकर खड़ी हो जाओ, एक अर्जेंट कॉल करके आते हैं। श्रीनिका, नहीं मुझे शर्म आती है, पता नहीं वो दोनों। प्रख्यात ने उसे घूरा और अपनी दमदार आवाज में बोला, अच्छा तो आपको शर्म आ रही है? तो फिर जाओ जाकर रोको उन दोनों को, कि शादी तक तो इंतजार कर ले, पता नहीं क्या धुन सवार है दोनों पर। खैर इतना कहकर प्रख्यात ने अपना फोन निकाला और सीधा विहान को कॉल लगा दिया, लेकिन अभी तक उसने कॉल अटेंड नहीं किया। ये देखकर प्रख्यात गुस्से और बेचैनी से बोला, पता नहीं अब इस लड़के का क्या नाटक चल रहा है, सुबह से कॉल कर रहे हैं, अटेंड ही नहीं कर रहा है। कल मैनेजर से पूछा तो बोला कि विहान किसी आवश्यक काम से दिल्ली से बाहर गया है, लेकिन हमें बताए बिना कैसे जा सकता है वो, हम उसे भी बीकानेर ले जाना चाहते थे। इतना कहकर प्रख्यात ने फिर से उसे कॉल लगाया और उसके मुंह से विहान का नाम सुनकर श्री के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और घबराती हुई अपने मन में बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? इन्हें कहीं शक न हो जाए। एक काम करती हूँ, विराट से बात कर लेती हूँ कि विहान भैया कैसे हैं और कब तक रिकवर होंगे। श्रीनिका अपनी मीठी आवाज़ में बोली, प्रख्यात जी। प्रख्यात अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए, मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, उन्हें शर्म होगी तो खुद ही संभल जाएंगे। ये सुनकर श्री परेशान होने लगी।
तभी उसकी नज़र सामने एक शॉप पर पड़ी और वो बोली, प्रख्यात जी, मुझे चिप्स खानी है। वो देखिए, सामने शॉप में कितनी सारी अलग अलग फ्लेवर्स की है। प्लीज़ एक पुदीना फ्लेवर ले आइए ना। प्रख्यात सामने शॉप की तरफ देखता है और फिर श्री की तरफ देखकर सख्ती से बोला, दिमाग खराब होने लगा है क्या? मना किया ना कि आपको बाहर का नहीं खाना है। आपको फिर से जलन होगी और याद रखना, कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, सीधा डांटेंगे। श्रीनिका हड़बड़ाते हुए बोली, अरे तो एक बॉटल इलायची फ्लेवर दूध ही ले आओ, उससे ठंडक होगी। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही श्री ने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला, जो कल रात को प्रख्यात ने उसे नया गिफ्ट किया था और सेट करके भी दिया था। श्री ने तुरंत विराज का नंबर अपनी डायरी से निकालकर डायल किया। वही शॉप पर आकर प्रख्यात बोला, इलायची फ्लेवर दूध की 3 बॉटल दे दीजिए। शॉपकीपर, जी कौन सी कंपनी की? जाहिर सी बात है, भारतीय कंपनी होनी चाहिए और उसके मालिक का नाम भी हमें पता होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है आप जानते ही हो, नाम छुपा छुपा कर लूटा जा रहा है और मिलावट की जा रही है। शॉपकीपर, सही कहा आपने साहब जी, इसलिए हम तो सामान उसी कंपनी से खरीदते हैं जो भारतीय कंपनी और जिनके मालिक का नाम भी हमें पता हो। मासूम बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है, उनके कपकेक में छोटी छोटी जहरीली गोलियां मिलाई जा रही है ताकि वो अपाहिज हो जाए। आप भी अपने बच्चों को ऐसे कोई भी लोकल ब्रांड के कपकेक मत खिलाना। प्रख्यात अपने वॉलेट में से कैश निकालते हुए बोला, अरे भाई, इसीलिए हम अमूल पर विश्वास रखते हैं। अमूल दूध भारत का सबसे अच्छा दूध ब्रांड है। ये गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ सोसाइटी का एक ब्रांड है जिसकी स्थापना त्रिभुवन दास पटेल ने की थी। ये देश का सबसे बड़ा डेयरी उत्पाद ब्रांड है जिसकी बाजार में हिस्सेदारी लगभग 44% है। पटेल साहब का नाम देखते ही यकीन हो जाता है। वैसे भी अमूल कंपनी के ही उत्पादक प्रोडक्ट्स हमारे घर पर आते हैं। शॉपकीपर, जी ये लीजिए आपके अमूल के मिल्क बॉटल, वो भी इलायची फ्लेवर। प्रख्यात ने तीनों बॉटल ली और उसे पैसे देने लगे। वहीं श्रीनिका विराट से बात करते हुए बोली, आप एक बार भैया से बात करवा दीजिए प्लीज़। विराज ने बेड पर लेटे विहान के कान पर फोन लगाया तो विहान भावुक होकर और चिंतित होकर बोला, श्री तब ठीक हो ना बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया और न जाने हमारी बहन को कितनी परेशानी हुई। विहान की आवाज़ सुनकर श्री भावुक हो गई और बोली, भैया प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। वो वक्त ही ऐसा था और वो इंसान ही ऐसा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आप ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपको पता है प्रख्यात जी आपको कितना याद कर रहे हैं, कल से आपके बारे में पूछ रहे हैं। झूठ बोलकर परेशान हो गई हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरे मायके में सिर्फ आप हो और आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रख्यात के बारे में सुनकर तो विहान उदास हो गया और बोला, मैं भी तड़प रहा हूँ उनके लिए, मन कर रहा है उनके गले लग जाऊँ, लेकिन अभी इस हालत में उनके सामने गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और मैं अपने बड़े भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता। उस इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जल्दी से ठीक होकर उनके सामने आऊँगा। कल मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद मैं फ्लाइट पर चला जाऊँगा और ठीक होकर ही सामने आऊँगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सब लोग मेरे साथ हो। श्री, भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बार प्रख्यात जी से बात कर लेना क्योंकि वो कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं और बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। उनके मैनेजर ने उनसे झूठ कह दिया कि आप दिल्ली से बाहर गए हैं, लेकिन वो भी कब तक झूठ बोलेंगे। आप जानते ही हैं प्रख्यात जी कितने ज़्यादा होशियार हैं, कुछ भी करके पता कर लेंगे आपके बारे में। इसलिए एक बार आप उनसे बात कर लेना, उनके जीव को शांति मिल जाएगी। उन्हें आपको साथ में लेकर जाना था बीकानेर। विहान, तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक उन्हें कॉल कर दूँगा। अभी तुम जाओ और अपनी ट्रिप को एंजॉय करो। श्री ने हाँ कहा और कॉल कट करके जैसे ही मुड़ी तो सामने खड़े अपने पति को देखकर घबरा गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तेज नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, किससे बात कर रही थी? प्रख्यात उसके करीब आते हुए सख्ती से बोला, बारखड़ी बाद में सुनाना, पहले ये बताओ किससे बात कर रही थी? श्री के पसीने छूटने लगे और वो हड़बड़ाते हुए बोली, सुधा आंटी से। तो इतना क्यों डर रही हो? खुलकर बताया कर। पागल लड़की। अच्छा ये लो दूध और उन दोनों प्यार के नमूनों को भी दे दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना कहकर प्रख्यात वहाँ से चला गया। उसके जाते ही श्री ने चैन की सांस ली।
दूध की बोतल लेकर वो तुरंत ही कार की तरफ भागी। उसने दरवाजे को खटखटाया तो कार के अंदर एक दूसरे की बाहों में सिमट कर बैठे अभिमन्यु और हिमाद्री छिप गए। उन्होंने तुरंत पर्दे को हटाया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। श्री उन दोनों को देखते हुए फिक्र से बोली, आप दोनों पक्का कोई गड़बड़ करोगे? मत करो ना प्लीज़, संभल जाओ। आपके भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जानती हूँ आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं और किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके भैया और मैं भी इसी स्थिति से गुजरे हैं। लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सामने हमारा पूरा परिवार है। अच्छा हुआ माँ पापा ने गाड़ी को नहीं रोका। अगर वे यहाँ पर होते और फिर आप दोनों को ऐसा करते देखते तो आपके भैया ने आपसे वादा किया है ना, वो आपकी शादी करवा देंगे। उन पर यकीन मानो, वो इंसान सच में कुछ भी कर सकते हैं। अभी श्री के हाथ से दूध की बोतल लेते हुए बोले, सॉरी भाभी, आगे से ख्याल रखेंगे, लेकिन प्लीज़ अब आप दोनों कुछ भी करके जल्दी से हम दोनों की शादी करवा दीजिए। भैया से बार बार शादी का कहने के लिए शर्म आ रही है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप भैया से बात कीजिए कि जितना जल्दी हो सके मेरी और हिमाद्री की शादी करवा दीजिए। हम हिमाद्री को अनाथ आश्रम में रहते हुए नहीं देख सकते, और वैसे भी जब पूरा परिवार आप दोनों की शादी के लिए मान गया तो हम दोनों की शादी के लिए भी मान जाएगा। और अगर प्रख्यात भैया बात करेंगे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि सब लोग उनकी सुनते हैं, या फिर यूँ कहें सब लोग उनसे डरते हैं। हाँ, तो सब काम हो जाएगा। एक बार हम सब लोग बीकानेर जाकर वापस दिल्ली आ जाए, उसके बाद शांति से हम सब काम कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल मुझे आप दोनों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हिमाद्री और अभिमन्यु गौर से श्री की बात सुनने लगे। श्री ने उनको सब कुछ बता दिया कि विवाह वाले दिन उसके और विहान के साथ क्या हुआ था, फिर किस तरह विराज और काव्या ने उन दोनों की मदद की थी। श्री की बात सुनकर अभिमन्यु और हिमाद्री तो हैरान रह गए। अभिमन्यु चिंता से बोले, भाभी, इतनी बड़ी बात आप छुपा कैसे सकती है? ये बहुत भयंकर बात है। आपका और विहान का किडनैप हुआ और आपने भैया को भी ये बात नहीं बताई, अभी भी उनसे छुपा रही है। ये गलत है। आपको उन्हें वक्त रहते बता देना होगा। अगर उन्हें बाद में किसी और से पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये तो भगवान का आशीर्वाद था आपके ऊपर, जो आप लोग सही सलामत हैं, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। वैसे एक बात बताइए कि उस रोमांच का हुआ क्या और वो अब कहाँ है? ये सुनते ही और घबराने लगे। अब वो कैसे बताए कि उसने रोमांच को जान से मार दिया था और अब उसकी लाश कहाँ है ये श्री को भी पता नहीं। श्री को इस तरह घबराता देख हिमाद्री तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ दीदी, अब इतना घबरा क्यों रही है? चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जीजू गुस्सा नहीं करेंगे। आप गाड़ी में बैठ जाइए और आराम से दूध पीजिए। श्रीनिका चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और डरते हुए दूध पीने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े सच से कैसे बच पाएगी। अगर पुलिस को पता चला तो क्या उसे जेल में डाल दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, उसने खून किया, ये कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन मानना पड़ेगा श्री को, जो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कैसे आराम से नॉर्मली बिहेव कर रही थी। प्रख्यात का असर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हुआ है उसके ऊपर। लेकिन श्री को पता नहीं है कि उसका पति भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, वो भी किसी का खून करके बैठा है। कुछ देर बाद प्रख्यात आ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से चले गए। पूरे रास्ते श्री उससे नज़रें चुरा रही थी, क्योंकि अब वो एक खूनी बन चुकी है, और जब प्रख्यात को ये बात पता चलेगी तो उसे अपनी खूनी पत्नी से नफरत होगी। श्री खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। वहीं प्रख्यात का चेहरा एकदम सीरियस था, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ड्राइविंग करते हुए वो अपने मन में बोला, जिस आदमी को हम इतने वक्त से ढूंढ रहे थे वो रोमांच ही था। उसने श्री के साथ गलत करने का सोचा था, लेकिन अब वो मरा कैसे? आई मीन उसका खून किसने किया? हमने सोचा था हम उसे मारेंगे, लेकिन ही इज़ डेड नाउ। पता तो लगा नहीं होगा कि इतना महान कौन है जिसने हमारा काम कर दिया। प्रख्यात यही सब सोच रहा था और लगभग 1 बजे के आसपास उनकी गाड़ियाँ बीकानेर शहर की बॉर्डर के पास ही सड़क किनारे एक होटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही श्रीनिका तुरंत बाहर निकलकर सीधा अपनी सासू माँ और मासी सास के पास चली गई। ये देखकर प्रख्यात को काफ़ी हैरानी हुई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, सच में पागल है, अब क्यों डर रही है? प्रख्यात भी गाड़ी से बाहर निकल आया और आगे बढ़ने लगा। तभी मासी से चिपक कर खड़ी श्री को घूरते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज़ में बोला, शांति रखिए सब लोग, पहले हम इस होटल की जांच पड़ताल करेंगे कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं। हमें सड़क किनारे होटल्स पर बिल्कुल यकीन नहीं है, कुछ भी खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। प्रख्यात तेज़ी से आगे बढ़ गया और उसके व्यवहार और तेज़ दिमाग को देखकर श्री अपने मन में डरते हुए बोली, सच में ये तो बहुत खतरनाक है।
शुरुआत में लगता था कि बहुत अच्छे और सीधे हैं। अच्छे तो हैं, लेकिन सीधे तो किसी भी एंगल से नहीं है। कितनी चालाकी से हर काम करते हैं। मतलब इन्हें होटल पर भी यकीन नहीं है। फिर तो पक्का हमारी बैंड बजने वाली है। हे भगवान, बचा लेना मुझे। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। वो नीच आदमी मुझे किडनैप करने वाला था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो भैया या मुझे मार देते। फिर क्या होता? फिर प्रख्यात जी को ज़्यादा दुख होता। हाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं ऐसे 2-4 खून और कर सकती हूँ, अगर कोई भी मेरे परिवार को परेशान करेगा तो। श्री खुद को ही दिलासा दे रही थी। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 95। प्रख्यात तेजी से आगे बढ़ गया और उसके व्यवहार और तेज दिमाग को देखकर श्री अपने मन में डरते हुए बोली, सच में ये तो बहुत खतरनाक है। शुरुआत में लगता था कि बहुत अच्छे और सीधे हैं। अच्छे तो है, लेकिन सीधे तो किसी भी एंगल से नहीं है। कितनी चालाकी से हर काम करते हैं। मतलब इन्हें होटल पर भी यकीन नहीं है। फिर तो पक्का हमारी बैंड बजने वाली है। हे भगवान, बचा लेना मुझे। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। वो नीच आदमी मुझे किडनैप करने वाला था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो भैया या मुझे मार देते। फिर क्या होता? फिर प्रख्यात जी को और ज़्यादा दुख होता। हाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं ऐसे 2-4 खून और कर सकती हूँ, अगर कोई भी मेरे परिवार को परेशान करेगा तो। श्री खुद को ही दिलासा दे रही थी। वहीं अभी और हिमाद्री एक दूसरे से दूर खड़े थे, लेकिन उन दोनों के नैन मटक के चल रहे थे। कुछ ही देर में प्रख्यात लौट आया और बोला, आइए सभी खाना खा लेते हैं। सब लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन प्रख्यात वहीं ठहर गया और श्री को अपनी कातिल निगाहों से देखने लगा। मासी जी से चिपक कर वो आगे बढ़ रही थी, और जैसे ही मासी जी आगे बढ़ी तभी पीछे से प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। श्री घबराने लगी और मासी जी को जाते हुए देखने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, पीरियड अभी तक आए नहीं है ना? श्री ने कहा, अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी 1-2 दिन बाकी है, तो इंतज़ार करो। उसके बाद हॉस्पिटल जाकर चेक करवा देंगे। श्री, अगर प्रेग्नेंट हो गई तो? प्रख्यात अपनी भारी आवाज़ में बोला, तो हम बाप बन जाएंगे और आप माँ। श्री, इतनी जल्दी? प्रख्यात, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमसे हो गई गलती, हम नहीं कंट्रोल कर पाए। आप हो ही इतनी सुंदर कि देखते ही अपना काबू खो बैठे। और श्री के गाल लाल हो गए। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा दिया और शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। ये देखकर प्रख्यात के होठों पर मुस्कान आ गई और अपनी दाढ़ी को मसलते हुए वो भी आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट के हॉल में आते ही श्रीनिका जल्दी से अपनी मासी जी के पास जाकर बैठ गई और नजरें झुकाकर शर्माने लगी। एक बड़ी सी फैमिली टेबल पर पूरा परिवार जाकर बैठ गया, जो बहुत ही शानदार था। श्री को देखते हुए राणावत जी जानबूझकर उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गए और एक टक अपनी पत्नी की झुकी हुई पलकों को देखते रहे। तभी अभी बोला, चलिए सब लोग अपनी अपनी पसंद बता दीजिए, हम ऑर्डर कर देते हैं। अभी की बात सुनकर प्रख्यात अपनी कातिल मुस्कान लिए बोला, श्रीनिका सिर्फ वेजिटेबल जूस पिएगी और हम भी। ये सुनकर श्री भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी नीचे से प्रख्यात का पैर आगे आया और उसने श्री के पैर को छुआ। उफ, ये छुअन पाते ही श्री सियर उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और होठ भी भींच ली। प्रख्यात उसकी हया और घबराहट को देखकर खुश हुए जा रहा था और उसे परेशान किए जा रहा था। कुछ ही देर में सबका खाना आ गया और सब लोग खाना खाने लगे, लेकिन हमारी श्री ठीक से सूप नहीं पी रही थी। वजह हम सब जानते ही हैं। राणावत जी सूप पीते हुए बोले, ठीक से खाना खाइए, बैठी क्यों हो? श्री बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दी और चुपचाप सूप पीने लगी। उसने अपनी सैंडल उतार दी और प्रख्यात की पैंट को अपने पैरों की उंगलियों से ऊपर उठाने लगी। यह हरकत का एहसास होते ही प्रख्यात दंग रह गया और सूप उसके गले में अटक गया और उसे अचानक से खांसी आ गई। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और वहीं श्री नजरें झुकाते हुए मासूम बनने का दिखावा करने लगे। राणावत जी तो हैरान रह गए अपनी सीधी सादी पत्नी की ऐसी खतरनाक और बोल्ड हरकत देखकर। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्री ऐसा भी कर सकती है। वो सामने से टेबल के नीचे से प्रख्यात की पैंट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी, उसे टच कर रही थी अपने पैरों से। प्रख्यात का तो दिन बन गया। उसे यही तो चाहिए था, ऐसी ही तो पत्नी उसे चाहिए थी, जो डरे कम और बोल्ड ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ अपने पति के सामने, दुनिया के सामने एकदम सीधी सादी बनकर रहे तो चलेगा। अपने घर वालों को परेशानी में देखकर प्रख्यात बोला, हम ठीक है, आप सब खाना खाइए। सब लोग खाना खाने लगे
वहीं प्रख्यात अपनी कातिल और खा जाने वाली नज़रों से श्री को देखने लगा, जो मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। उसने हिम्मत करते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो प्रख्यात ने अपने मुंह और दांतों से कुछ ऐसा इशारा किया जिसे वो उसे काटने वाला हो। ये देखकर श्री की हालत खराब हो गई और उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी। गाल भी लाल हो गई, दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई और उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप अपने खाने पर ध्यान देने लगी। खाना हो जाने के बाद पूरा परिवार अपनी गाड़ी में बैठ गया और बीकानेर शहर के लिए निकल गए, जो कि वहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही था। शहर पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने एक अच्छी सी होटल में कुछ रूम बुक किए और अपने अपने रूम में सब लोग फ्रेश होने चले गए। वैसे तो हिमाद्री और श्री को एक साथ ही रूम में रखना चाहते थे, लेकिन फिर घर के बड़ों ने सोचा कि प्रख्यात और श्री की नई नई शादी हुई है तो इस तरह उन दोनों को अलग नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए श्री और प्रख्यात तो एक ही रूम में थे। वहीं हिमाद्री के लिए एक अलग से रूम अरेंज कर दिया गया था, जिसमें वो अकेली रुकी हुई थी, और एक अलग से रूम में अभिमन्यु रुका हुआ था, वो भी अकेला ही था अपने रूम में। बाकी दो रूम में गजेंद्र जी, शिप्रा जी और रवीना जी, मानसिंह जी ठहरे हुए थे। प्रख्यात फुल रोमांस के मूड में था, क्योंकि होटल में जो श्री ने उसके साथ हरकत की थी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था श्रीनिका को प्यार करने के लिए। आज ही सबको कुलदेवी के दर्शन करने थे, इसलिए रवीना जी और शिप्रा जी श्री के रूम में ही थी और तीनों साथ में तैयार हो रही थी, क्योंकि श्री को जिस तरह के कपड़े पहने थे, जो कि ट्रेडिशनल कपड़े थे, वो पहनाने थे, गहने भी देने थे, जिस वजह से वो दोनों अपनी बहू के पास ही थी और हिमाद्री भी वहीं पर मौजूद थी। इस बात से प्रख्यात को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि कल वैसे भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिल ही जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि प्रख्यात की फैमिली राजस्थानी है, तो जाहिर सी बात है श्री को राजस्थानी पोशाक पहनाई गई, जिसमें चुनरी प्रिंट थी। गुलाबी कलर का राजपूत पोशाक श्री ने पहना हुआ था। उसने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों से है और वहाँ पर अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। श्री उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों, अपने परिवार और अपने पति के बारे में सोचना है, और उन सब की खुशी में ही तो श्री की खुशी है। श्री को ज्वेलरी भी पहनाई गई, जो कि राजपूती ज्वेलरी थी, जो शादी में उसके ससुराल वालों ने चढ़ाई थी। वही हमारे राणावत जी ने कुर्ते पजामे पहने थे और पूरा परिवार मिलकर होटल से थोड़ी दूर पर स्थित कुलदेवी माता के मंदिर यानी कि करणी माता के मंदिर चले गए दर्शन के लिए। दर्शन होने में, पूजा पाठ होने में और पारिवारिक जो भी रीति रिवाज करने में उन सबको काफ़ी देर लग गई और वापस होटल पहुंचते समय उनको शाम के 7 बज चुके थे। तो सब ने बाहर ही डिनर किया और डिनर करने के बाद सब लोग होटल में वापस लौट गए। श्री अपने कमरे में थी, अपने वस्त्र बदल रही थी। अब उसने एक सिंपल सी साड़ी पहन ली थी, गहने अभी भी पहने हुए थे, जिन्हें वो उतार नहीं रही थी। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास प्रख्यात और श्रीनिका के होटल रूम में अंधेरा छाया हुआ था। रूम की सारी खिड़कियां बंद थी, पंखा भी बंद था, सिर्फ एसी ऑन था, वो भी 16 डिग्री पर, यानी कि रूम का माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा था। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा था, फिर उन दोनों को एसी चालू करने की क्या ज़रूरत थी। तो सच्चाई ये थी कि उन दोनों को हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हमारे श्री की सिसकियाँ गूंज रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक और हसीन थी। उसकी सिसकियों के बीच में कई बार प्रख्यात की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। श्री के कपड़े और उसके गहने बिखरे हुए थे। श्री और प्रख्यात एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने बेड पर लेटा हुआ था, बार बार मुस्कुरा रहा था। आज सुबह जो गाड़ी में उसके और हिमाद्री के बीच हुआ, यानी कि लिप टू लिप किस, उसे वो भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से हिमाद्री के करीब जाए, लेकिन वो तो एक दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। काफ़ी देर खुद को कंट्रोल किया अभिमन्यु ने, लेकिन जब उसके कंट्रोल की सारी सीमा खत्म हो गई तो वो अपने बेड से उठ गया। उसने शर्ट पहना और चुपचाप अपने रूम से बाहर निकल आया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। तुरंत ही वो हिमाद्री के रूम के पास पहुंच गया। उसने कमरे के दरवाजे को खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही हिमाद्री को काफ़ी हैरानी हुई कि इस वक्त कौन आया होगा। उसे लगा शायद श्रीनिका आई होगी उसे देखने के लिए। हिमाद्री अपनी जगह से उठी और रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने अभिमन्यु को देखकर हैरान रह गई, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और बड़ी खूबसूरती से बोली, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर जुनून से बोला, जी हम आपके बिना रह नहीं पा रहे, तो सोचा आपके पास चले आए। तो क्या आप हमें अपने रूम में आने की इजाज़त देंगी? हिमाद्री बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराई और तुरंत वहाँ से चली गई।
ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अंदर आ गया। उसने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हिमाद्री अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर से आई ठंडी हवा से उसके खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे और अभिमन्यु उसके करीब आकर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। पीछे से उसने हिमाद्री को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपना मुंह घुसाकर बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोला, जैसे ही हम लोग दिल्ली वापस जाएंगे हम बड़े पापा और पापा से कह देंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं और तुरंत शादी करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है सब लोग मान जाएंगे, क्योंकि भैया और भाभी के लिए भी तो मान गए ना। और तो और भाभी तो दूसरे इलाके से भी आई है और आप तो यही की है। हमारा तो सब कुछ एक जैसा है। अभी की बात सुनकर हिमाद्री बोली, ये जाति वगैरह जैसा कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ धर्म पर ध्यान देना चाहिए। जिस भगवान को आप मानते हैं उसी भगवान को हम पूजते हैं। हम कोई अलग इंसान नहीं है। और वैसे भी प्यार सिर्फ इंसानियत देखता है, कोई इलाका या कोई क्षेत्र नहीं। दिल्ली जाकर जल्दी से आप पूरे परिवार से बात कर लेना और फिर हम दोनों एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि। भाग 96। अभिमन्यु उसके करीब आकर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। पीछे से उसने हिमाद्री को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपना मुंह घुसाकर बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोला, जैसे ही हम लोग दिल्ली वापस जाएंगे हम बड़े पापा और पापा से कह देंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं और तुरंत शादी करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि सब लोग मान जाएंगे, क्योंकि भैया और भाभी के लिए भी तो मान गए ना। और तो और भाभी तो दूसरे इलाके से भी है और आप तो यही की है। हमारा तो सब कुछ एक जैसा है। अभी की बात सुनकर हिमाद्री बोली, ये जाति वगैरह जैसा कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ धर्म पर ध्यान देना चाहिए। जिस भगवान को आप मानते हैं उसी भगवान को हम पूजते हैं। हम कोई अलग इंसान नहीं है। और वैसे भी प्यार सिर्फ इंसानियत देखता है, कोई इलाका या कोई क्षेत्र नहीं। दिल्ली जाकर जल्दी से आप पूरे परिवार से बात कर लेना और फिर हम दोनों एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हिमाद्री की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके बालों में मुंह घुसाकर उसकी करीबी को महसूस करने लगा। रात की खामोशी में वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी अचानक से बाहर ठंडी हवाएं चलने लगी। जाहिर सी बात है वो लोग इस वक्त बीकानेर शहर में थे। तो हम सब जानते हैं कि बीकानेर शहर में कैसा मौसम रहता है। दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है और रात को उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो बस ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। खिड़की के पास खड़े उन दोनों के बदन को छू रही थी, जिससे उन दोनों के बदन में रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस ठंडे मौसम में उन दोनों के बदन में आग लग रही थी। अचानक से अभिमन्यु ने हिमाद्री के पेट को कसकर पकड़ लिया तो हिमाद्री तेज तेज सांस लेने लगी और मदहोशी और बेचैनी से बोली, प्लीज़। हिमाद्री की आकर्षक और मदहोश कर देने वाली आवाज़ सुनकर अभिमन्यु दीवानगी से बोला, कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं। आपने इन दिनों हमसे बहुत दूरियां बनाई हैं, बहुत परेशान किया है हमें। एक बार हमारी शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। छोड़ेंगे नहीं आपको एक पल के लिए भी। इतना कहकर अभिमन्यु ने हिमाद्री को पकड़कर सीधा बगल वाली दीवार से सटा दिया और खुद उसके बेहद करीब आ गया। अभिमन्यु को अपने इतना करीब देखकर हिमाद्री तेज तेज सांस लेने लगी और उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ उसे अपने लिए असीम प्रेम और तड़प दिख रही थी। हिमाद्री भी भावुक हो गई। उसने तुरंत अभिमन्यु के चेहरे को थाम लिया और एक दूसरे के करीब आकर उन दोनों ने एक दूसरे के होठों को चूमना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात अपनी पूरी ताकत श्री पर लगा रहा था, जिससे अब वो नाजुक कली परेशान हो गई और अचानक से उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही प्रख्यात रुक गया। उसने जल्दी से लाइट ऑन की तो देखा श्रीनिका सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बदन पर जगह जगह लाल निशान बने हुए थे, सांसें तेज थी, पूरा शरीर कांप रहा था। ये सब देखकर प्रख्यात को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत अपनी पत्नी के ऊपर से हट गया। उसने श्री को पकड़कर बिठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बेचैनी और चिंता से बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या आपको? श्रीनिका ने अपनी नजरें झुका ली और सुबक सुबक कर बोली, नहीं। प्रख्यात उसके पास आया और उसके माथे को चूमने लगा तो वो दूर हटने लगी। ये देखकर प्रख्यात की हालत खराब हो गई और वो माफी मांगते हुए बोला, श्री, हमें माफ कर दीजिए, हम भूल गए थे कि रुकना भी होता है। श्री शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल
आप अभी मेरे साथ कुछ मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही प्रख्यात बेचैन हो गया और चिंता से बोला, बेटा हुआ क्या है? ऐसे रो क्यों रही हो और दूर क्यों जा रही हो? हमारी ताकत सहन नहीं होती तो बोल दो, हम आगे से ख्याल रखेंगे, लेकिन रोना बंद कर दो। श्री अब उसे कैसे बताए कि उसकी कोई गलती नहीं है। श्री को बस थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। वो उदासी से इधर उधर देखने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके पेट पर असीम प्रेम से हाथ रखा और अपनी प्रेममय आवाज में बोला, हमारी जान को जलन हो रही है। ये सुनते ही श्री भावुक हो गई और रोते हुए तुरंत प्रख्यात के सीने से लग गई। प्रख्यात ने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोला, लगता है आपको एसिडिटी हो रही है और शरीर में गर्मी हो गई है, जिस वजह से नीचे भी जलन हो रही है। अच्छा ये बताओ, वॉशरूम जा रही हो ना ठीक से? श्री उसके गले में मुंह घुसाकर उदासी से बोली, कह तो रही हूँ कि ठीक से नहीं हो पा रहा है, लगता जैसे आग निकल रही हो। प्रख्यात ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। अपने पति के सामने श्री शर्माने लगी। ये देखकर प्रख्यात ने उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और बोला, अब क्या ही बचा है जो आप ये सब कर रही है, और आप क्यों शर्मा रही हो हमसे? चलिए हम चेक करते हैं कि हुआ क्या है आपको जो इतनी जलन हो रही है। ये सुनते ही श्री शर्म से लाल हो गई और बोली, नहीं आप ऐसा कुछ भी मत करना, हमें शर्म आती है। भले ही हमारे बीच में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना हक नहीं दिया हमने आपको। ये सुनकर प्रख्यात को हंसी आ गई। उसने श्री को कमर से पकड़कर उसे दीवार से भिड़ाकर सीधा ऊपर उठा दिया। ये देखकर श्री तो डर गई और हवा में उसके पैर लहराने लगे। वो घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? अरे मुझे नीचे उतारो, हम गिर जाएंगे। प्रख्यात उस चिड़िया को फड़फड़ाते हुए देख जुनून से बोला, तेरे जिस्म पर, तेरी रूह पर बस हक है तो सिर्फ मेरा, तेरी सांसों पर, तेरी आहों